हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 9 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साउ समंथा और वही के साथ मार्केट जाती है सामान खरीदने के लिए। तो वही को वहाँ के सामानों को देखकर उल्टी आने लगती है, तो वो बाहर चली जाती है और वहीं पर उन लोगों का इंतजार करती है। आगे साउ वहाँ के सारे दुकान से सामान खरीदती है, तो वहाँ के सारे दुकान साउ को पहले से ही जानते होते हैं और वो साउ से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। तो समंथा को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि तभी वहाँ पर साउ की मुलाकात उसी वर्कर से होती है जिस वर्कर के साथ उसने मिलकर जिनसू का कैरियर बचाया हुआ होता है। तो वो वर्कर साउ से बहुत ही अच्छे से बात करता है कि तभी साउ को एक शॉप वाला आदमी बुला लेता है कुछ सामान खरीदने के लिए। तो साउ उधर चली जाती है। तो समंथा उस वर्कर से पूछती है, आखिरकार तुम साउ और जिनसू को कैसे जानते हो? तो वो वर्कर समंथा को पूरी बात बताता है कि साउ की ही वजह से जिनसू का कैरियर बच पाया। अगर साउ नहीं होती तो जिनसू आज पता नहीं कहाँ पर होता। तो समंथा ये सब सुनकर बहुत ही शॉक्ड होती है, पर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जब उसका बेटा मुसीबत में था तो साउ उसके साथ थी और उसने एक पत्नी होने के सारे कर्तव्य निभाए। आगे वो लोग खरीदारी करके बाहर आते हैं तो समंथा को पता चलता है कि उसका ब्लाइंड डेट फिक्स हो गया है। तो समंथा जैसे ये देखती है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता और वो उस ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है, पर वो बहुत ही नर्वस भी होती है। तो वो साउ को कहती है अपने साथ चलने के लिए, तो वही जाने से मना कर देती है क्योंकि वो ऐसे जगह पर नहीं जा सकती। अगर वहाँ पर किसी ने उसे देख लिया तो लोग उसके बारे में रूमर फैलाने लगेंगे, जिस वजह से वही जाने से मना कर देती है। पर साउ जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो इसी वजह से जिनसू को अवॉइड कर पाएगी और बाहर ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगी। तो वही जैसे ही देखती है कि साउ समंथा के साथ जा रही है तो वो भी जाने का प्लान बना लेती है और वो तीनों एक साथ क्लब जाते हैं। उस क्लब में जिनसू, उसका बॉस और उसका असिस्टेंट टोनी भी आता है और जिनसू के बॉस की जो ब्लाइंड डेट गर्ल होती है वो कोई और नहीं बल्कि जिनसू की मॉम ही होती है। पर वो सारे लोग मास्क पहने हुए होते हैं जिस वजह से वो लोग एक दूसरे को दूर से नहीं पहचान पाते। तो जिनसू अपने बॉस को आगाह करने की कोशिश करता है कि वो इन सारे लड़कियों के फंदे में ना फंसे वरना बाद में वो पछताएंगे, पर उसका बॉस उसकी एक भी नहीं सुनता और उन लोगों से मिलने के लिए चला जाता है। आगे जिनसू जब उन लोगों को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है ये तो उसकी मॉम है। तो जिनसू अपनी मॉम को इस तरह देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे जिनसू साउ को जो मॉडर्न कपड़े में देखता है उसे देखता ही रह जाता है और उसे साइड में ले जाकर कहता है, तुमने कैसे कपड़े पहने, अपने आप को ढको और तुम मेरी मॉम के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है जब भी मेरी मॉम इस तरह की जगह पर आती है तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी करती है। तो साउ कहती है, तुम अपने मॉम के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारी मॉम कितनी स्वीट है और उन्होंने मुझे कितने अच्छे से ट्रीट किया है, तुम बेकार में ही उनके बारे में बुरा भला कह रहे हो। तो जिनसू कहता है, तुम मेरी मॉम को नहीं जानती, जब भी मेरी मॉम इस तरह का कोई प्लान बनाती है तो उनके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होता है और उस हादसे का शिकार सिर्फ मैं बनता हूँ। तुम्हें पता है जब पिछली बार मेरी मॉम ताइवान आई थी और उन्होंने ऐसा ही कोई कांड किया था तो उन्होंने एक बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया था जिस वजह से उन्हें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा और तुम्हें पता है उसके बाद मुझे ढेर सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उस बच्चे को ट्यूशन देना पड़ा और उसकी देखभाल करनी पड़ी। जब भी मेरी मॉम इस तरह का कोई कांड करती है तो उनका एंडिंग सीधा पुलिस स्टेशन में ही होता है। मेरी मॉम कभी भी नहीं सुधर सकती, वो बस दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करना जानती है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? तुम यहाँ से जाओ। पर साउ जिनसू की एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिनसू का बॉस उसी की माँ को पटाने की कोशिश करता है और दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक तीसरे बंदे की एंट्री होती है जो जिनसू की मॉम के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो समंथा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और दोनों एक दूसरे से प्यार वाली बातें करने लगते हैं। तो वो बंदा समंथा को कुछ गोलियां देता है और वहाँ से गायब हो जाता है कि तभी वहाँ पर क्लब का मैनेजर आता है और जिनसू की मॉम पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसी की वजह से वो बंदा भाग गया, क्योंकि वो बंदा उस क्लब का डांसर होता है जो वहाँ के सारे गेस्ट का मनोरंजन करने के लिए आया हुआ होता है। तो जिनसू की मॉम चीख चीख कर कह रही होती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो बंदा खुद उसके पास आया था और उसने उसके साथ बात की और वो चला गया और उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। पर वो मैनेजर जिनसू की मॉम की एक भी नहीं सुनता, उल्टा उस पर इल्जाम लगाने लगता है और कहता है, अगर तुमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो साउ जिनसू को कहती है, तुम्हें अपनी मॉम की हेल्प करनी चाहिए। तो जिनसू हेल्प करने से मना कर देता है। तो वो मैनेजर कहता है, ये तुम्हारा बेटा है ना
और ये दिखने में भी हट्टा कट्टा है, तो इसे ही बोलो कि आज की पार्टी में ये मेरे सारे गेस्टों का मनोरंजन करे। अगर ये ऐसा नहीं करता तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो जिनसू उस मैनेजर को कहता है, ओ भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा इस औरत से कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हें इस औरत के साथ जो करना है करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। और जिनसू ये कहकर साओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो साओ जिनसू के पीछे जा कहती है, तुम अपनी मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे पता है पास्ट में उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, लेकिन तुम उन्हें इस तरह प्रॉब्लम में छोड़कर नहीं जा सकती। और इसी बात को लेकर साओ और जिनसू में लड़ाई होने लगती है कि तभी वहाँ पर समंथा आती है और साओ को खींचकर एक झापड़ मारती है और कहती है, इसे जाने दो, अगर ये यहाँ नहीं रहना चाहता तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रही हो? तुम्हें हमारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बिना माँ के होना कैसा होता है। मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, इसलिए मुझे माँ की वैल्यू पता है। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है, उसकी कदर करो। अगर आज तुम अपनी माँ को इस प्रॉब्लम में छोड़कर चले गए ना तो बाद में तुम बहुत पछताओगे। तो जिनसू साओ की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और मैनेजर कहता है, मैं तुम्हारे क्लब में डांस करने के लिए तैयार हूँ। तो जिनसू अपने बॉस और अपने असिस्टेंट टोनी को भी अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। तो उसका बॉस समंथा के लिए तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पहली नजर में ही समंथा भाग गई होती है। आगे वो तीनों अतरंगी कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और एक साथ मिलकर डांस करते हैं और वो तीनों साथ में बहुत ही अच्छा डांस कर रहे होते हैं। तो वही कहती है, जिनसू का ऐसा रूप तो मैंने पहली बार देखा है, मुझे नहीं पता था कि जिनसू को इतना अच्छा डांस करना भी आता है। तो समंथा कहती है, ये वो डांस है जो मैं जिनसू के साथ मिलकर किया करती थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे को मेरा डांस अभी तक याद है। तो साओ कहती है, जिनसू आपसे बहुत प्यार करता है, वो बस जताता नहीं है, लेकिन उसे भी आपकी परवाह है। बचपन में उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से उसके दिमाग पर आपका बुरा असर पड़ा है, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करता है। बस आपको जिनसू का दिल जीतने के लिए थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत है। अगर आप जिनसू के साथ अच्छे से और बड़े प्यार से पेश आएंगी तो शायद जिनसू आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ सकता है। तो समंथा अपने बेटे को देखकर इमोशनल हो जाती है। आगे उन लोगों का डांस खत्म ही होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है और पुलिस उन लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाती है क्योंकि समंथा के बैग में कुछ नशीली पदार्थ मिलती है, जिस वजह से पुलिस को लगता है कि समंथा इलीगल काम करती है। तो जिनसू को अपनी मॉम पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसकी मॉम कोई भी ऐसा काम करे और वो पुलिस स्टेशन ना पहुंचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बेचारा जिनसू यही सब सोच सोचकर पूरी तरह पगला रहा होता है, पर साओ उसे शांत करने की कोशिश करती है। आगे समंथा पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसने ऐसा कोई भी इलीगल काम नहीं किया, ये दवाई उस बंदे ने उसे दी थी। तो वो पुलिस वाला कहता है, क्या आपके पास कोई गवाह है जिससे ये साबित हो सके कि ये दवाई उस बंदे ने दी थी, ना कि आपकी है? तो समंथा कहती है, हाँ मेरे पास एक गवाह है जिसने ये देखा था। और समंथा वही को कॉल करती है, पर वही उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो पुलिस से भागने में बिजी रहती है और अपने इमेज को बचाने के चक्कर में रहती है, जिस वजह से वो समंथा का फोन नहीं देख पाती। तो बेचारी समंथा की लास्ट उम्मीद भी पानी में मिल जाती है। तो जिनसू अपनी मॉम पर ही चिल्लाने लगता है। तो जिनसू का बॉस कहता है, मुझे समंथा पर पूरा भरोसा है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा और मुझे समंथा को बचाने के लिए सूली पर ही क्यों ना चढ़ना पड़े, मैं वहाँ पर भी चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं अपने समंथा को बचा कर रहूंगा। कि तभी पुलिस उसी बंदे को पकड़ लेती है। तो समंथा कहती है, ये तो वही बंदा है जिसने मुझे वो दवाई दी थी। आगे वो बंदा अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस उन लोगों को रिहा कर देती है। तो जिनसू का बॉस कहता है, मुझे पता था समंथा ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती जो इलीगल हो। तो समंथा ये सुनकर उसके बॉस को ही देखती रह जाती है और उन दोनों में नैन मटक्का होने लगता है। तो जिनसू ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है। आगे उसका बॉस और टोनी वहाँ से चले जाते हैं और वो तीनों घर जा रहे होते हैं। तो जिनसू अपने गुस्से को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो अपने गुस्से को नहीं रोक पाता और अपनी माँ पर बरस पड़ता है और कहता है, क्या आपके अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है? आप किसी भी अरे गेरे इंसान से कुछ भी कैसे ले सकती हैं? आपको पता है अगर आज वो नहीं पकड़ाता तो आपके साथ क्या होता? आपको जेल हो जाती। पर आपको इन सबसे क्या फर्क पड़ता है? आप तो सिर्फ कांड करना जानती है, उसके बाद जो भी रायता फैलता है उसे तो मुझे ही समेटना पड़ता है ना। तो साओ जिनसू को रोकने की कोशिश करती है। तो समंथा कहती है, इसे बोलने दो, इसे जो भी बोलना है। तो साओ कहती है, आप क्या कह रही हैं? वो आप पर चिल्ला रहा है बिना बेवजह, आपकी गलती भी नहीं है, फिर भी वो आपको डांट रहा है। तो समंथा कहती है, पहले तो मुझसे ये बात भी नहीं करता था, लेकिन अब मुझे वो डांट रहा है, इसका मतलब इसे भी मेरी परवाह है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे बेटे को मेरी कोई चिंता नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चला मेरे बेटे को भी मेरी परवाह है। और समंथा अपने बेटे को गले लगा लेती है। तो जिनसू ये सब देखकर तो और बौखला जाता है और कहता है,
मुझे आपकी कोई परवाह नहीं, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। पर समंथा ये सब देखकर बहुत हंसती है और बहुत ही अच्छा फील करती है कि उसके बेटे ने उससे बात की, चाहे उसने उसे डांटा ही क्यों ना हो, पर उसने उसकी परवाह तो की। और समंथा यही सब सोच सोचकर बहुत खुश होती है और वो साव को कहती है, थैंक यू सो मच मेरे बेटे को मेरे पास वापस लाने के लिए। तुम्हारी वजह से ही मुझे पता चला मेरे बेटे को भी मेरी परवाह है। थैंक यू सो मच मेरे बेटे का इतना ख्याल रखने के लिए। मैंने आपको पहले ही कहा था, जब हीरो की फैमिली से नहीं बनती तो हीरोइन आकर ही हीरो के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और हीरो की फैमिली में हीरो का पैचअप करवाती है और उन लोगों की फैमिली को खुशहाल फैमिली बनाती है। आगे वो लोग घर पहुंचे तो वही कहती है, मुझे माफ कर दो समंथा, मैं तुम लोगों को वहीं पर छोड़कर आ गई। अगर पुलिस मुझे पकड़ लेती तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता और एक और स्कैंडल हो जाता। उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें रास्ते में ही छोड़कर आ गई। तो समंथा कहती है, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारा फोन कहाँ है? मैंने तुम्हें बहुत कॉल किया था पर तुमने उठाया नहीं। तो वही कहती है, आपने मुझे कॉल किया था पर मैंने नहीं देखा, शायद मेरा फोन साइलेंट पर था। वैसे आपने मुझे कॉल क्यों किया था? तो समंथा वही को कुछ भी नहीं बताती और साव को कहती है, तुम जाओ जिंसू के रूम में सो जाओ, आज मैं वही का ख्याल रख लूंगी। तो वही के ये सुनकर तो तोते ही उड़ जाते हैं कि आज साव और जिंसू एक रूम में एक साथ एक रात गुजारेंगे। तो वही समंथा को कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो समंथा कहती है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और उन दोनों का हक है एक साथ एक रूम में सोने का। और समंथा साव को जिंसू के रूम में भेज देती है और बेचारी वही तो यही सब सोच सोच कर जल के भून रही होती है कि आज रात वो दोनों एक साथ एक रूम में सोएंगे। और बेचारी वही को इसी वजह से नींद नहीं आ रही होती है। तो समंथा कहती है, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उन दोनों के बीच आज रात कुछ भी नहीं होगा। तो वही कहती है, आंटी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तो समंथा कहती है, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे तुम पर गुस्सा है। मैं ये सब अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। मैं हमेशा अपने बेटे को छोड़कर चली जाती थी, लेकिन आज क्लब पर मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन मेरे बेटे ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, उल्टा मेरे लिए उसने डांस किया। मुझे पता है जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपको छोड़कर चला जाता है तो कैसा लगता है, और मुझे आज अपने बेटे का दुख पता चला। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की लाइफ में कोई ऐसी लड़की आए जो उसे छोड़कर चली जाए, और मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। मैं ये मानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और जिंसू से बहुत प्यार करती हो, पर तुम उसके लाइफ पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। मुझे पता है मेरी बातें सुनकर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, तो क्यों ना ये फैसला तुम जिंसू पर छोड़ दो कि वो किसके साथ रहना चाहता है और किसके साथ नहीं। और समंथा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी वही ये सब सोच सोचकर पूरी तरह सैड रहती है। इधर साव जिंसू से दूर रहने की कोशिश करती है, पर जिंसू साव को अपने करीब लाने का एक मौका नहीं छोड़ता और उसके साथ फ्लर्ट करने का, पर साव अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करती। आगे साव के हाथ में चोट लग जाती है तो जिंसू उसके हाथ में मलहम पट्टी लगाता है और कहता है, आज रात हम लोग क्या करेंगे? इस तरह हम लोग बैठकर तो नहीं गवा सकते ना। तो साव कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग फिल्म देखें? पिछली बार मैंने तुम्हारी पसंद का फिल्म देखा था, तो इस बार तुम्हें मेरी पसंद का देखना पड़ेगा। आगे वो दोनों एक एक्शन फिल्म देखते हैं, पर जिंसू को वो फिल्म देखकर नींद आने लगती है और बेचारा साव की बाहों में जाकर सो जाता है। तो साव जिंसू को अपने बाहों में सोया हुआ देखकर उसे बड़े प्यार से देखती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस रिंग को ढूंढ कर लाऊंगी। और साव जिंसू को सुलाकर होटल जाती है उस रिंग को ढूंढने के लिए। इधर डैनियल अपने घर कॉल करता है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत खराब होती है, पर उसका जो सौतेला भाई होता है वो डैनियल से अच्छे से बात नहीं करता और रूडली बात करता है और कहता है, मेरे मॉम डैड ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया है और इतनी काबिलियत तो तुम्हें है ही कि तुम खुद कमाकर खा सकते हो, तो इसलिए अब हमारा पीछा छोड़ो और मेरी मॉम की तबीयत की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, उनका बेटा है उनका ख्याल रखने के लिए। और वो ये कहकर कॉल कट कर देता है। तो डैनियल खूब रोता है क्योंकि उस घर में उसकी माँ ही थी जो उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती थी और उसे ढेर सारा प्यार देती थी, और डैनियल अपनी माँ के बारे में सोचकर खूब रोता